हमास पालेस्टाइन की चर्चा हो रही है कि 3-3 घंटे आप माफिया के साथ बैठे हैं, जेल में जाके उसके साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं। क्या वो आपका भाई है? उसके लिए तालाब खुदवा रहे हैं गाजीपुर जेल में कि भाई को अगर ताज़ी मछली चाहिए तो उस तालाब से निकल करके आए। मुख्तार के बताया अती के एरिया में कभी रहा नहीं, लेकिन जब डीजीपी बना तो उसके दूसरे तीसरे दिन इन्होंने वो लड़कियों का मदरसा इनके अशरफ में उसकी दीवार गिरा के लड़कियों का किया गैंगरेप और मदरसे पे कब्जा करने की कोशिश की। इनके ऊपर जितने भी केसेस हो सकते थे, एनएसए, गैंगस्टर, वो सब कर दिए और पहली बार यूपी में बुलडोजर गरजा कि इनकी प्रॉपर्टी को बिल्कुल चौरस कर दिया। इनकी पत्नी ने टाइम लेकर के आके मिली अपने बेटे के साथ। उनका आप मेरे वालिद की तरह हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बेवा हूँ, कि मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप बेवा हो, लेकिन अगर आपके शौहर बज़िद हैं कि आप बेवा हो, मेरी लाख कोशिश और दुआओं के बावजूद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेरा एक बहुत मुफीद और आसान मशवरा है, उनको नसीहत दे दीजिएगा। मेरा पैगाम, कायदे से रहें, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत, खिदमत का मौका दिया तो मैं मायूस नहीं करूंगा। वक्त से पहले उम्मीद ज़्यादा खिदमत हो जाएगी। होशियार को इशारा काफ़ी, बेगम साहब। असद पे था इतना बड़ा मासूम सा बच्चा था, मैंने बच्चा ही था तो उनका बेटा तुम तालीम की तरफ गौर करो। हाँ, तालीम की तरफ गौर करो। बच्चों की कुछ किताबें, हमेशा किताबें रखना, किताबें दी, चॉकलेट्स दी बच्चे को। मैं हूं सौरभ आपके साथ। डिकोड में आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस यूपी से, एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ में। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सौरभ जी, बड़ी कृपा की कि आपने अवसर दिया अपने प्रतिष्ठित मंच पर, डिकोड मीडिया पर आने का, विचार विमर्श के लिए हृदय से आभार और धन्यवाद। सर, मैं आपसे बस एक अनुरोध है, आप सौरभ बोल लीजिए, सौरभ जी मत कहिए, बड़ा अजीब लगता है। चलिए, जैसी आपकी इच्छा सौरभ। सर, जब मैं हमारे इस शो के बारे में जब आपसे बात हुई और हमने सोचा कि इस शो को हम कैसे करेंगे, तो मेरे पहले जहन में जो बात आई वो आजकल जो खबरों में भी है, सुर्खियों में है, जो एक पुलिस ऑफिसर हैं यूपी के, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, तकरीबन 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति उनके पास से मिली है। इतना सीनियर ऑफिसर और करप्शन में इस कदर लिप्त, ये क्या ड्राइव करता है? इस तरह के करप्शन जब पुलिस ऑफिसर या किसी भी सरकारी महकमे में होते हैं तो व्हाट इज द फैक्टर दैट ड्राइव्स इट? सौरभ, ध्यान से सुने जी। विष्णुकांत शास्त्री जी हमारे एक महामहिम राज्यपाल थे। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार कोई अपराध नहीं है, ये देशद्रोह है, समाज का खून पीने के समकक्ष है ये अपराध। और मैं लानत भेजता हूं, आपने नाम नहीं लिया क्योंकि आप बहुत शरीफ कुल और वंश के हैं, मैं नाम ले रहा हूं ऋषिपाल, और जो उपनिरीक्षक पद से शुरू हुए और 10 साल कानपुर की छाती पे मुंह दल करके डिप्टी एसपी हुए, और उसके बाद उनके बारे में 100 करोड़ की तो अब तक संपत्ति का नावर हुआ। और एक राणा है सहारनपुर में, उनके यहाँ भी छापा पड़ा, 2500 प्लॉट, फार्म हाउसेस और कई करोड़ की संपत्ति मिली। सवाल ये उठता है, हमारी जीरो टॉलरेंस जहां होनी चाहिए, लगता है कि हमने सब कुछ स्वीकार करना सीख लिया। मैंने भी पुलिस में नौकरी की है, 74 बैच का आईपीएस हूं, और उस युग में कहा जाता था कि भ्रष्टाचार गाय का गोश्त खाने के बराबर है, और अगर मुस्लिम है तो सूअर का गोश्त खाने के बराबर है। अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी इज अ 1 पर्सन आर्मी। सौरभ, अगर इंटेग्रिटी नहीं तो सब कुछ बेकार है। ईमानदार की बातें अगर हम छोड़ भी दें, काबिल तो रॉबर्ट क्लाइव भी थे, काबिल तो वॉरेन हेस्टिंग्स भी बहुत थे, लेकिन बेईमान थे, और अंततोगत्वा अधिकांश ऐसे लोग आत्महत्या करते हैं। बंगाल में एक कहावत है, जो रिश्वत लेता है उसकी रिश्वत की कमाई तो जाती ही है, और उसके साथ साथ, क्योंकि वो है काल लक्ष्मी, और जो भाग्य लक्ष्मी है, माता पिता की जो कमाई संपत्ति है, वो भी उसके साथ चली जाती है। और इससे ज़्यादा एक कहावत ये भी है, देर आर नो बैड सोल्जर्स, देर आर ओनली बैड जनरल्स। जिस अधिकारी की आप बात कर रहे हैं, कानपुर वाले की, बेशर्म की, वो 10 साल कानपुर में सभी नियमों को दता बता करके कैसे था, किसकी पेट्रनेस थी? वहीं पर विकास दुबे भी था। ऐसा तो नहीं है कि जितने गैंगस्टर्स थे उनका ये जो था संरक्षक था, जरूर रहा होगा। और मैं यही चाहूंगा कि इनकी जांच हो, जांच उन अधिकारियों की भी होगी जिन्होंने इसको ये विंडो दी कि कानपुर में तुम 10 साल तक रहो और लूट मचाओ। और मेरा सरकार से भी एक परामर्श होगा,
जी। जो अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है वो तो नालायक और कुल कलंक ही है, लेकिन जो अधिकारी देते हैं उससे भी ज्यादा जिम्मेदार है। हम कम से कम इतनी तो कृपा कर ले, मेरा काम यही आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रखना नहीं है, जी। समाधान देना है। संविधान की अनुच्छेद 311 में बिना जांच के बर्खास्त कर सकते हैं। कम से कम स्टेट के 25 ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कीजिए, एक सहारनपुर वाले को, वो तो रिटायर हो गया है, और ये जो कानपुर वाले हैं, और ऐसे जो टॉप 25 है इनको अनुच्छेद 311 के अंदर बर्खास्त करें। जिनकी सर्विस 25 साल हो गई है, 50 साल की आयु हो गई है, उनको कंपल्सरली रिटायर करें। उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करके अटैच करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके 25 वर्किंग डे के अंदर इनको कराएं सजा, कम से कम 10 साल की। अगर आप ये करा लेंगे तो बड़ी कृपा होगी उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के ऊपर, आवाम के ऊपर। ये जो भस्मासुर और ये जो दानव आ गए हैं, इनका निराकरण अब प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है, और कुर्बानी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की होनी ही चाहिए। सर, लेकिन एक आदमी करता है 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, ये तो, इस लोभ का तो कोई अंत नहीं है। ये मतलब एज अ पुलिस ऑफिसर इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि हम अपराजेय हैं, हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा है, हम हर चीज से बच के निकल जाएंगे। व्हाट इज द फैक्टर दैट ड्राइव्स देम कि हम करते रहेंगे और कोई हमें पकड़ेगा नहीं? सौरभ, बहुत अच्छा सवाल। ये भी एक नशा है, पैसा कमाने का नशा। मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है जिनके घरों में जब छापे डाले हैं तो ये गद्दों के, आप तो गद्दे पे सोते हैं ना, ये नोटों की गड्डी बना के उसका गद्दा बना के सोते थे कि जितनी सुकून के साथ नींद आती है, अंतर तृप्ति मिलती है और शांति का प्राप्त होती है। अब वो शांति कहाँ गई? जब सबके सामने तुम जलील हुए, अपने औलाद तुमसे कहने कि मुझे शर्म आती है कि आप मेरे पिता हैं, वो सारी सुकून और शांति एक सेकंड में काफूर हो गई। अब इनको ये लगता है कि जब एक दफा अहंकार की यात्रा पे चल देते हैं तो ये समझते हैं कि आपने सही कहा कि मैं बिल्कुल इनविंसिबल हूं, मेरा अहित हो ही नहीं सकता है, मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके मैं साफ बेदाग निकल जाऊंगा। ये वो नहीं जानते हैं अंत रावण का भी हुआ, हिरण्यकश्यप का भी हुआ, कंस का भी हुआ, तुम्हारा भी होगा, बचा कोई नहीं। ये जो चक्की है ये स्लोली चलती है, साइलेंटली चलती है, लेकिन सबको पीस देती है, राक्षसों को। मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। महाभारत में विदुर ने कहा था, अरे मूर्ख, यमराज को दावत मत दे, अरे मूर्ख, यमराज को दावत मत दे, आज जो तेरा पाप है वो हो सकता है कि तुरंत फलीभूत ना हो, कालांतर में ये तुझे भस्म कर देगा। कितना सच हुआ जी। ओशो ने एक जगह कहा है, लोभ के ऊपर उनका बड़ा अच्छा है, मैं चाहूंगा कि हर मनीषी आपकी तरह सौरभ उसको सुने जरूर। लोभ और लाभ का रास्ता दुश्चिंता, भय और ईर्ष्या द्वेष से पटा पड़ा है। लोभ और लाभ का रास्ता दुश्चिंता, भय और ईर्ष्या द्वेष से पटा पड़ा है। यह जीवन में विष खोल देता है, आज नहीं तो कल। ये जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे आत्महत्या क्यों कर ली? जो छापे पड़े उसके बाद लोगों ने गोली क्यों मार ली? आपके हैदराबाद में 1989 में शायद एक छापा पड़ा था, एक आईएएस अफसर उड़ीसा के थे, छुट्टी लेके अपनी पिस्तौल 32 बोर लेके गए और भुवनेश्वर में अपनी पत्नी, अपने पिता को और अपने दोनों बहनों को गोली मार के खुद को गोली मार ली। कम खाना, बनारस का रहना, सरकार की तनख्वाहें इतनी अच्छी हो गई हैं, सबको 3 BHK मिल सकता है, सबको एक बलेनो मिल सकती है, सबको एक छोटी मोटी घड़ी मिल सकती है। हाँ, रोलेक्स नहीं मिलेगी, मर्सिडीज नहीं मिलेगी, और आपको महारानी बाग में या औरंगजेब रोड पे नहीं। जरूरत क्या है? पुराने जमाने में यही होता था, टू लिव विथ ऑनर। और अगर ऑनर नहीं है, आप में इतना नैतिक साहस नहीं कि आप अपने पाप के महल के ऊपर आप अपना साइन बोर्ड भी लगा सकें, तो लानत है ऐसे पाप के महल पे। शांति से रहिए। आप कभी लखनऊ आए, मैं एक MIG के मकान में रहता हूं जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था कि बेटा तुम मकान बनवा नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा था ये तुम दे रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा तो नहीं है। तो सस्ते के जमाने में 30,000 उसका दाम था, जब पोजीशन लिया तो 80,000 का हो गया। तो लोग कहते हैं कि आपसे अच्छे मकान तो सब इंस्पेक्टर्स के हैं। उनका जरूर होंगे, यही मेरी ठसक है, यही मेरा मकान है, और इसी में बड़ी शांति के साथ, मैंने इज्जत के साथ, मैं किसी की आधी प्याली की चाय का गुनहगार नहीं, और वही मानक थे। मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूं। पुराने जमाने में जी आराम साहब, इंपीरियल पुलिस, जो अंग्रेजों के जमाने के IG होते थे, जिनकी तनख्वाहें पाउंड स्टर्लिंग में आती थी। मैं जब ASP था तो मैंने अपनी फिएट कार के 4 पहिए बदलवाए, और जिसके यहाँ टायर मैकेनिक यहाँ थे
तो हमने कहा गाड़ी कब ले जाएं? उनका भैया जी कभी लेते जाएं। और एक साहब आए थे आपके विभाग के, वो कह रहे थे कि हम चारों टायर खरीदना चाहते हैं, अगर हमें वो बेच दें 100 रुपये में। हमने कहा बिल्कुल भी दे देंगे, लेकिन है कौन साहब? उनका बताने को मना किया था। उनका हम बता दो, उनका सर वो जिया राम साहब आपकी जो आईजी बने। आपने कहा ये देख लीजिए कितना बड़प्पन है कि एक रिटायर्ड आईजी जो खुद भी एक बहुत बड़े परिवार का है, वो सेकंड हैंड टायर खरीद कर, यही हमारा गुरूर है। हम लोग इसलिए नहीं बने हुए कि शौकीनी करें, रोलेक्स घड़ी पहने, मर्सिडीज पे चलें। हमारे यही कि जूते पे भी पैबंद लगा हो, वो इट इज लिविंग विथ ऑनर। कॉलर घिसा हुआ है, दैट इज लिविंग विथ ऑनर। हमारी ये नहीं है कि हम जा करके इठलाते बल खाते प्ले बॉय की तरह जा करके घूमे, जा करके रंगे सियार की तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर पब्लिक सर्वेंट यही करेगा। आज ही योगी जी ने आदेश पारित किया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी रील नहीं बनाएगा। ये आदेश वैसे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी। आप दोनों काम नहीं कर सकते हैं। पुलिस की नौकरी तपस्या है, या तो रीलें बनानी है तो इस्तीफा दीजिए, जाइए फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लीजिए। और अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो एकाग्र चित्त होकर के अर्जुन की तरह मछली की आग के अलावा आपका कोई गंतव्य नहीं होना चाहिए। तो सर, ये चीज जो करप्शन की बात हम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अब पुलिस महकमे तक तो रह नहीं गई है। पंच परमेश्वर जो मुंशी प्रेमचंद की बड़ी फेमस स्टोरी है, प्रसिद्ध कहानी है, उसमें भी एक न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरी वो कहानी है। आज तो न्याय व्यवस्था में भी, जुडिशरी में भी करप्शन बहुत आ गया है। अभी हाल में ही एक जज के घर में नोट के बंडल जलाए जा रहे थे। आप बहुत ही सुसंस्कृत परिवार के, इसलिए योगेश्वर वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट जज, जिसके घर में करोड़ों करोड़ों के बंडल मिले, और बेशर्मी की इंतहा ये कि जब दोषी पाए गए तब भी इस्तीफा नहीं दिया। तो यहां तो छाती पे मूंग दल ही रहा था, अब उसको भेज दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि वहां जाकर के तुम और कमाई करो जाकर के। ये देश के सामने हम क्या मिसाल दे रहे हैं? वो तो बेशर्म ही है, आंख में उनके बिल्कुल जिसको कहा जाए शर्म और हया खत्म हो चुकी है, इस्तीफा भी नहीं दिया। इंक्वायरी ने, उनका इंक्वायरी ठीक तरह से नहीं हुई। इंक्वायरी ठीक तरह से तब होगी जब आरती का थाल ले जाकर के आपके सामने ये कहा जाए कि बड़े आपके साथ जुल्म हुआ, जो नोटों में आग लग गई, सरकार को आपको इसका हर्जाना देना चाहिए कि जो नोट जल गए उसका मुआवजा आपको मिलना चाहिए। देखिए, जीरो टॉलरेंस समाज में जब होता है, एक जमाना वो भी था, संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके कोई भाई थे, उन्होंने कहा भैया वो मेरे ऊपर एक गलत आरोप लगा है किसी महिला को छेड़ने का, जरा देख लेना। पैसे के लेन देन भी नहीं था, मॉरल टर्पिट्यूड का था। अगले दिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनको बर्खास्त किया जाता है। अरे तुमने तो बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, और क्या करते? ये बात दूसरी कि आप मेरे भाई हैं, लेकिन आप ये उम्मीद करें कि हम आपके साथ कोई मुरव्वत करें, ये होने वाला नहीं है। सीबी गुप्ता साहब थे, वो रोज दरवाजा बंद करके दफ्तर के टाइम पर, जैसे आज का वक्त है, लंच का टाइम है, दरवाजा बंद करके लंच करते थे। तो कैबिनेट कलीग्स ने ये कहा कि भाई जरा देखिए मुख्यमंत्री जी खाते क्या है, जरा जरूर कुछ तरमाल दरवाजा बंद करके खा रहे हैं। तो उनका कि मुख्यमंत्री जी आज हम देखेंगे आप क्या खाते हैं और आपके साथ करेंगे, खाना खाएंगे। उनका बिल्कुल ठीक है, आपका सबका स्वागत है, लेकिन एक शर्त है। उनका क्या शर्त है कि जब टिफिन खुले उसके बाद आप ये न कहेंगे मेरी तबीयत खराब है, पेट पे दर्द है या मुझे व्रत है, ये ना कहिएगा, खाना पड़ेगा। नहीं खोलिए तो सही। अब टिफिन खुला, बासी रूखी रोटी और बैगन का भरता। उन्होंने रसोइया को बुलाया जो लेकर टिफिन आया था, कि तुम्हें क्या आदेश है मेरे लिए? उनका बाजार में जो सबसे सस्ती सब्जी है वो ले आकर के बुलाओ, सुबह वही सूखी और शाम को वही रसेदार रोटी एक टाइम बनेगी जिससे कि ईंधन का खर्चा बचे, और वही रूखी रोटी मैं लाके दे रहा हूं। ईमानदारी ऊपर से, मछली सड़ती है अपने मुंह से, उस सर से चलती है ऊपर। अगर ईमानदारी का मानक और फैशनेबल हो जाए, आज बेईमानी फैशनेबल है जी। मुझे बहुत कोफ्त होती है जब मैं देखता हूं कि हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स फॉर्च्यूनर गाड़ी पे आ रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना जिया राम साहब का जी, आईजी थे लेकिन सेकंड हैंड टायर लगा रहे थे। आप लोगों के लिए तो साइकिल का लोन था, मोटरसाइकिल का लोन था। मैं मानता हूं कि तनख्वाहें बहुत अच्छी होगी, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग कार, लेकिन और उसके बाद ठसक ये कि साहब हो सकता है मेरे पास खेती हो, बहुत अच्छी बात है, खेती हो और आपने परमिशन ले करके रोल्स रॉयस खरीद लीजिए, लेकिन उसका नियम होता है कि अगर आप इससे ऊपर की कोई खरीद फरोख्त करते हैं तो गवर्नमेंट से परमिशन और सोर्स ऑफ इनकम आपको दिखाना पड़ता है। मनमाने तरीके से आप फॉर्च्यूनर नहीं। अच्छा चलो मान लो 100 में एक आदमी की बड़ी अच्छी खेती है,
यहां मालूम पड़ा क्या 100 में 70 लोगों की जो है 52 बीघा पुदीना हो रहा है। सौरभ जी, ये अविश्वसनीय है कि मालूम पड़ रहा है कि आपके सबके इतनी बड़ी खेती और रियासती खानदान से आप है कि सबके पास फॉर्च्यूनर है। ये अविश्वसनीय है। मैं सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को सौरभ दोष देता हूं कि उनकी आंख के सामने सीटी स्कैन और एमआरआई क्यों नहीं आप लोग कर लेते हैं, क्योंकि बेईमानी और धूर्तता छुपती नहीं है। भाव भंगिमा, बातचीत का अंदाज, जिस तरीके का मेकअप और परफ्यूम, और पुराने जमाने के जो जालिम अफसर थे, आइए आइए थानाध्यक्ष महोदय, हमें तो लगा कि शायद इत्र की दुकान आ गई है मेरे दफ्तर में। वो तो लगा कि आएंगे कोई बहुत एक्सक्लूसिव, कोई पैको रमान या एक्सक्लूसिव कोई परफ्यूम लगा के आए होंगे। मुझे तो पैको रमान, तो उसने कहा कि पैको, हाँ आपकी ये औकात है कि आप ये लगाएंगे। घड़ी जो आप पहने हैं उसकी कीमत लाखों में है, घड़े में सोने की चेन जैसे मालूम पड़ता है कि कोई सोनार आ गया है। जूते आपके डिजाइनर, बेल्ट डिजाइनर, कमीज जैसे गीजर से पानी निकलता है, पहले ठंडा फिर गुनगुना फिर गर्म। बुलाइए स्टैंडो को, अभी मैं इनको जेल भेजता हूं इसी वक्त। वो जमाना था कि किसी सुपरवाइजरी ऑफिसर का जब मुआयना होता था तो उनके घर में अखंड सुंदरकांड रामायण बैठ जाता था। कहीं ऐसा न हो मुआयने के दौरान थानाध्यक्ष महोदय हार्ट अटैक से कहीं भगवान को प्यारे न हो जाए, क्योंकि अगर कोई कमी होती थी, अफसर बड़े उदार होते थे, पिता तुल्य होते थे, लेकिन वो जालिम पिता की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर कहीं भ्रष्टाचार सामने आया या कोई कमी ऐसी आई तो वहीं तो लोग जाड़े में, मैंने देखा है कि मुआयने में ऐसे अफसरों के पसीना पोंछते थे और ऐसे पकड़ के छाती बैठ जाते, सर मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे लगता हार्ट अटैक आ रहा है। कब बुलाइए भाई गाड़ी, रियल लाइफ बता रहा हूं, एम्बुलेंस बुलाइए, दरोगा जी का इलाज कराइए। हार्ट अटैक हो गया तो सेकंड ऑफिसर मुआयना कराएंगे, और अगर हार्ट अटैक नहीं तो आप ही कराएंगे। यही मैं करता हूं बर्खास्त। एक और मिसाल बताता हूं आपको जी। जब गेस्टेड ऑफिसर्स का हो रहा था तो श्री केडी शर्मा साहब थे, बड़े सख्त ऑफिसर थे। तो डिप्टी एसपी जब काम दम देखा नहीं आ रहा है कि डिप्टी साहब आपकी उम्र क्या हो गया जी, 55 साल, तो अपना नक्शा बना करके दे दीजिए रिटायरमेंट का। आप समझ रहे हैं जी। लेकिन ये आदेश कौन दे सकता है? जो खुद, जिसका दामन बिल्कुल साफ हो। केडी शर्मा साहब ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि उम्र 50 साल हो या 25 साल की सेवा हो तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लें, वरना कंपल्सरी रिटायर मैं कर दूंगा आपको। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बड़ी सहूलियत दे रहा हूं डिप्टी साहब कि आप अपना नक्शा खुद भर के दे दें, वरना मैं अभी आपका कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दूंगा मूव, और आप होंगे बर्खास्त एक तरीके से। तो अगर बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है, हमने दंड देना छोड़ दिया। पहले जब 100 लोग भर्ती होते थे रिटायर, आपके जब पास आउट होने तक 10% वही डिसमिस हो जाते थे जी। कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपकी मतलब कुछ चीजें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं है, ये कुछ मिसडिमिनर्स। और नौकरी में आने के बाद भी डिसमिसल्स होते थे। आपका पहला सवाल होगा कि जैसे लोग पूछते हैं कि आपने कभी डिसमिस किए, कि पहली चीज तो ये है कि 20-20-60 20% हमेशा ईमानदार हैं। आप कुछ भी कर दें वो ईमानदारी रहेंगे, चाहे कोई भी लोन हो। लेकिन 20% हमेशा बेईमान रहेंगे, आप कनपट्टी पे पिस्तौल भी लगा ले वो बेईमानी करेंगे ही करेंगे। और 60% वो है कि अगर हवा का रुख देख करके, अगर हवा का रुख माकूल है तो ईमानदार, हवा का रुख माकूल नहीं तो बेईमान। तो ये 60-20-20 का रूल है। कहां तक सही ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हर अधिकारी का, हर ऑर्गेनाइजेशन ये उम्मीद करता है कि प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सेवा का योगदान करेगा। सर, इतने अच्छे आपने उदाहरण दिए, इतने बढ़िया ऑफिसर्स रहे हैं, तो ये व्यवस्था कहाँ पे खराब हो गई? और ये तो मतलब मेरे ख्याल से 80 के दशक के बाद तो जहां पॉलिटिक्स और ये आपने गैंगस्टर्स की बात की कि पुलिस ऑफिसर्स गैंगस्टर्स से कुछ एक मिले रहते हैं, इसीलिए इतनी उगाही होती है, इसलिए इतनी अचल संपत्ति ये क्रिएट करते रहते हैं। सही निष्कर्ष। माफिया अपने आप स्वयं भी नहीं होते, अमर बिल नहीं होते हैं, उनको खाद पानी मिलता है। माफिया की जो परिभाषा है वो ये है कि जब वो प्रशासन में, गवर्नेंस में हस्तक्षेप करने लगे तो समझ लीजिए कि अब वो माफिया हो गया है। मनमाने तरीके से वो तहसीलदार पोस्ट करा सकता, मनमाने तरीके से थानाध्यक्ष, और यही नहीं, मनमाने तरीके के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मनमाने तरीके से एसपी के पोस्ट तक, समझ लीजिए कि माफिया का उदय हो गया। और जब माफिया के साथ एक हमारा एक अनरिटन एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम आपकी तरफ आंख नहीं उठाएंगे, तो अधिकारी ये सोचता है कि माफिया अगर रोज 50 लाख कमा रहा है तो कम से कम रोज 1 लाख मैं भी कमा लूं, जो कि प्रलोभन उसको सोचना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जिसमें नैतिकता है, अगर आप आईपीएस या आईएएस अफसर हैं, आपके पास भी 2 विकल्प है।
आप क्या गलत काम होने देंगे या नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे तो आपको वहां पे पोस्टिंग नहीं होगी। पोस्टिंग होगी तो आप ये कहेंगे गुनाह बेलज्जत, अगर यहां पर ही हैं तो कम से कम अगर माफिया कमा रहा तो हम भी कमाएं। तो एक क्रिमिनलिटी मिजाज में आने लगती है, एक क्रिमिनलिटी, और जिसको कहते हैं कि थ्रेशोल्ड ऑफ टॉलरेंस। जैसे शुगर अगर आपकी 100 है तो 100 तक बहुत अच्छा है, 150 होगी आप बर्दाश्त कर लेंगे, फिर 200 होगी तो कुछ तकलीफ होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद 250 तक भी चली जाएगी, 300 आपका कुछ पता, शरीर को पता भी नहीं लगेगा और ना कुछ सिम्टम सामने आएंगे, उसके दुष्परिणाम आएंगे, भयावह परिणाम होंगे। अंततोगत्वा आपको इंसुलिन या आपको शुगर कंट्रोल करने की दवा। लेकिन भ्रष्टाचार वही है। पहले शुरुआत कैसे होती है? तोहफों के लेन देन से। एक जो अपराइट ऑफिसर्स होते हैं कि पहले लिख देते कृपया पैर न छुएं और कोई तोहफे लेके ना आए, चाहे होली हो, दिवाली हो, नया साल हो, किसी प्रकार का कोई तोहफा लाने का कष्ट ना करें जी। पहले से स्पष्ट होता है। लेकिन कुछ कहते हैं साहब ये तो दस्तूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि रिश्वत 3 तरह की होती है। एक शुक्राना मतलब आपने कोई काम कर दिया, उसके लिए मतलब ग्रेटिट्यूड से हम जाके कुछ दे रहे हैं। एक होता है नजराना कि मतलब होली, दिवाली, नए साल पे, आपके जन्मदिन पे, वो होता है नजराना। और एक होता है जबराना, जबरदस्ती अपने अख्तियार से गला दबा करके मुंह में हाथ डाल करके इंटेस्टाइन से हम निकाल लाएं, उसको कहते हैं जबराना। लेकिन एक ही शब्द इसका है, रिश्वत, ब्राइब, उत्कोच, करप्शन। आप कुछ भी शब्द ले लें, मीनिंग वही है, उसकी डेफिनेशन आप चाहे कितनी दे दें। लेकिन जब माफिया के साए में आप चल रहे हैं और ऊपर से नीचे तक एक स्पूक सहमति बनी हुई है, तो आप ये समझते हैं कि फिर अपना इंतजाम भी हम क्यों न कर लें। सड़ांध ऊपर से आती है, हमारी मछली सड़ती है, ऊपर से सड़ती है, फिर नीचे तक जाती है। इसी तरीके से ये जो सड़ांध है, ये ऊपर से नीचे तक जब आई तो माफिया, और आपने ये कहा 80s के बाद जो गिरावट स्टैंडर्ड्स में आई, हम उपहार नहीं लेंगे। मैं गवर्नमेंट हाउस में भी रहा हूं, गवर्नर साहब के यहाँ जब मैं एडीसी था तो तोहफे बड़े बड़े लोग ला के रखते थे। तो गवर्नर, अंग्रेजों के ज़माने से ही परिपाटी थी कि बाहर एक मेज़ लग जाती थी, सारे तोहफे वहाँ रख दिए जाते थे। गवर्नर साहब आते थे, लेडी गवर्नर आती थी, सबको नमस्कार कर लेती थी और उनके सामने, जाइए मत अभी, एक लाइन से क्लास 4 को खड़ा कर दिया जाता था, जितने भी बेरा, चपरासी, अर्दली, सफाई कर्मी होते थे, और लाइन से एक एक तोहफा सबको देते। अगर फिर भी बजाते थे, दोबारा ले जाओ और ले जाओ। लेकिन मजाल है कि उसका कोई एक पोर्शन, एक शतांश भी गवर्नर साहब के घर में जाए। ये परिपाटी थी हम लोगों के पास, हम किसी से कुछ लेंगे नहीं, स्वीकार। तो जो लाने वाला भी समझा, जब आप ले ही नहीं रहे तो हम ला के करेंगे क्या? छोटी छोटी चीजें होती थी कि हम आपसे कोई आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे, आपसे हम कभी कोई वाहन उधार नहीं लेंगे कि हमें जाना है जरा दिल्ली या हमें जाना है लखनऊ तो आप अपनी कार दे दीजिए, या हमें कोई सुविधा दे दीजिए कि मुझे फैमिली के साथ जाना है देहरादून या मसूरी, तो 4 कमरे हमारे लिए 5 जगह। ये करप्शन में आते हैं, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आती है। इसी तरीके से अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं, ज़रूर बनवाइए, फ्लैट लेना फ्लैट ज़रूर लीजिए, लेकिन उसके लिए सरकार आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है, बैंक लोन देते हैं, आप ले लीजिए, अपने जीपीएफ लोन लीजिए, बिल्कुल बात सारी दुनिया बनाती है। लेकिन फिर आप 3 BHK से ऊपर आपको 10 बार सोचना, आप बना पाएंगे? आप महल नहीं बना सकते हैं, और अगर महल बना भी लिया, ये मुझसे आप लिखा लीजिए, आप उसका वैभव का उपभोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके जो अंतर्द्वंद है वो आपको बीपी और ब्लड शुगर इतना बढ़ा देगा कि आप वक्त से पहले और उम्मीद से पहले आप दूसरे लोक में पहुंच जाएंगे, आप उसका वैभव उठा नहीं पाएंगे। सर, आपने ये जब 80 और 90 के दशक की हम बात कर रहे हैं, और लगभग 2010 तक ये दस्तूर ही रहा, आपने बहुत सारे ये गैंगस्टर्स या बाहुबलियों का उद्गम होते हुए भी देखा होगा, उनकी शुरुआत होती हुई देखी होगी। वो कहाँ से शुरू हुए, और कईयों से आपका पाला भी पड़ा है, जैसे कि मैंने और न्यूज़ चैनल डिबेट्स में आपको देखा है, मसलन अतीक अहमद हो गए या मुख्तार अंसारी हो गए। ये कौन लोग थे, किन लोगों ने इनको बनाया, और ये इतने मजबूत कैसे बन गए कि लोग, जो एक आम पब्लिक है, वो इनको रॉबिनहुड का दर्जा देने लगी? उसमें कोई बड़ा नहीं, चंबल के डकैत भी रॉबिनहुड माने जाते थे। 10 डकैती डाली, 5 करोड़ कमाया, 10 लाख किसी गरीब लड़की की शादी में, किसी स्कूल में, किसी मंदिर को बनवा दिया, रॉबिनहुड हो गए। ये जितने भी बाहुबलियों का आपने नाम लिया, अतीक है, मुख्तार हैं, या और तमाम लोग जो हैं, सुशील मूछ है और रविंद्र भूरा, राजवीर रमाला, ये सब जनता का खून पी करके शासन प्रशासन के सपोर्ट सिस्टम का लाभ उठाते हुए ये माफिया बने।
आपके सामने दो विकल्प है कि हमारा तो जैसे 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है, कभी सामना अगर पड़ा, दो माफियाओं ने कहा कि मेरी अगर हत्या होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए। तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन में मेरे प्रति कितना प्रेम भाव रहा होगा। मुख्तार अंसारी, नेट पे जाइए देखिए, मुख्तार अंसारी ने कहा था ये मेरी हत्या करा देंगे और अगर मैं बिफोर टाइम मरता हूं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए। तो मेरा जवाब यह है कि हम लोग देखिए अनुशासित लोग हैं जी, किसी की हत्या करना हमारे मिजाज में नहीं है, लेकिन कोई ये समझ ले कि गोली चलाएगा और वो बच जाएगा तो बचने वाला वो नहीं है। तो अगला अनट्रेंड है, हम लोग ट्रेंड हैं और हम लोगों की जीरोइंग और फायरिंग, नाइट फायरिंग में रिकॉर्ड होल्डर हूं। आसान नहीं होगा, गोली दोनों तरफ से चलेगी। हुएवर इज अ बेटर फायरर ही विल सर्वाइव, द अदर विल डाई। और आप ये कीजिए कि कोई लाभान्वित अगर हो रहा है तो जरूर उसके दिल में एक बहुत बड़ा रहम का गोशा होगा माफिया के लिए। माफिया से अगर मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है घंटों घंटों, ऐसा कौन सा प्रेम भाव है, कौन सी ऐसी हमास पालेस्टाइन की चर्चा हो रही है कि 3-3 घंटे आप माफिया के साथ बैठे हैं, जेल में जाके उसके साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं। क्या वो आपका भाई है? उसके लिए तालाब खुदवा रहे हैं गाजीपुर जेल में कि भाई को अगर ताजी मछली चाहिए तो उस तालाब से निकल करके आए। आप तो दामाद की तरह अगर रख रहे हैं जेल में उसको, तो इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? इतनी पीड़ा माफिया के लिए अगर हो रही है, जाहिर है कि उसके इकोनॉमिक और कमर्शियल रीजंस हैं। जी, लेकिन आपको कभी धमकियां मिली? आपको आपके ऊपर प्रेशर्स बने? खूब धमकियां बने। प्रेशर तो खैर उसको दिया जाता है जो प्रेशर लेता हो, और प्रेशर के कोई संबंध होने, जैसे अगर मुझे प्रेशराइज करना होगा तो आपसे कुछ संबंध होगा कि आप आएंगे मिलेंगे। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि मेरी हत्या करा देंगे तो बातचीत का तो सिलसिला है ही नहीं। जी। दूसरे थे, एक मैंने मुख्तार के बताया, अति के एरिया में कभी रहा नहीं, लेकिन जब डीजीपी बना तो उसके दूसरे तीसरे दिन इन्होंने वो लड़कियों का मदरसा, इनके अशरफ ने उसकी दीवार गिरा के लड़कियों का किया गैंगरेप और मदरसे पे कब्जा करने की कोशिश की। अच्छा। और हमारे सामने तो विकल्प था कि या तो मैं अनदेखी कर लूं और या फिर एक नसीहत करूं। तो मैंने कहा नसीहत ही हो जाए, दो हाथ पहले, क्योंकि मैं भी 3 दिन और डीजीपी हुए 72 ही घंटे हुए हैं। डीजीपी तो एक्स-डीजी तभी नहीं, 3 साल रहो तो क्या, 3 दिन रहो तो क्या। तो आज फिर एक इतिहास रच लिया जाए। इनके ऊपर जितने भी केसेस हो सकते थे, एनएसए, गैंगस्टर, वो सब कर दिए। और पहली बार यूपी में बुलडोजर गरजा कि इनकी प्रॉपर्टी को बिल्कुल चौरस कर दिया। ठीक, ये हो गए थे भूमिगत। ये कहाँ थे हमें मालूम नहीं, कि इनकी पत्नी ने टाइम लेकर के आके मिली अपने बेटे के साथ। उनका, आप मेरे वालिद की तरह हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बेवा हूँ, कि मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप बेवा हो, लेकिन अगर आपके शौहर बज़िद हैं कि आप बेवा हो, मेरी लाख कोशिश और दुआओं के बावजूद मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। मेरा एक बहुत मुफीद और आसान मशवरा है, उनको नसीहत दे दीजिएगा। मेरा पैगाम, कायदे से रहें, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत, खिदमत का मौका दिया तो मैं मायूस नहीं करूँगा। वक्त से पहले उम्मीद ज़्यादा खिदमत हो जाएगी। होशियार को इशारा काफ़ी, बेगम साहब। असद पे था, इतना बड़ा मासूम सा बच्चा था, मैंने बच्चा ही था, तो उनका बेटा तुम तालीम की तरफ गौर करो। हाँ, तालीम की तरफ गौर करो। बच्चों की कुछ किताबें, हमेशा किताबें रखता हूँ, किताबें दी, चॉकलेट्स दी बच्चे को। मेरी कोई दुश्मनी किसी से थोड़ी थी। हाँ, अगर शौहर मियाँ कोई खिदमत का मौका दे दे तो खिदमत कर देता बेभाव। और मारे गए। अब आप ये भी मैं बता दूँ, मेरे टेन्योर में मेरी बातचीत से ही सुधर जाते थे, लेकिन जो पुरानी फाइलें निकल के आई तो 555 अकर्मण्य और धूर्त और भ्रष्ट लोगों को डिसमिसल मैंने 3 साल में, अपने 2.5 साल के कार्यकाल में मैंने डिसमिस किया। कम लोग जानते हैं कि, और मैं भी नहीं, आज पहली बार, मैं पता नहीं क्यों आपने चूंकि चर्चा की, मैं वो भी बता रहा हूं जी, कि मैंने 555 फिगर भी याद है कि 555 बड़ा है, एक फिगर ऐसा कि भूल नहीं सकता है आदमी। इनकाउंटर्स भी खूब हुए, बाहुबलियों का। अच्छा, आपसे बात कौन करेगा जब आपसे बड़े बड़े राजनेता ये कहते हैं कि ये तो हमें पोटा में बंद कर रहे थे। आप जाके बड़े बड़े राजनेता जब कह रहे हैं कि ये तो हमें पोटा में बंद कर रहे थे, हालांकि बिल्कुल झूठ। मैं कोई सिरफिरा हूं, पागल हूं, पकलोल हूं मैं? और किसने कहा था? अमर सिंह कहते कि माननीय नेताजी प्राइम मिनिस्टर मटीरियल थे भारत के, कि वो आपके नेताजी अखिलेश जी और मेरे ऊपर पोटा पे। देखिए, अखिलेश जी से ज्यादा मासूम ईमानदार नेता ढूंढना आज की तारीख में मुश्किल है। क्लीन हार्टेड, साफ सुथरी छवि का ऐसा नेता तब भी और आज भी। नेताजी वॉज प्राइम मिनिस्टर मटीरियल। जब तक कि आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज नहीं होंगी, आप ऐसी बात सोचेंगे भी नहीं।
और पोटा कोई ऐसे अकेले नहीं लग जाता, गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसको। और रही बात स्वर्गीय अमर सिंह जी की, तो मच्छर और इस तरीके के कीटाणु मारने के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल थोड़ी होता है। क्या बकवास कर रहे हैं अमर सिंह, तुम्हारे लिए तो सिपाही जाके काफी था तुम्हारे लिए। खैर वो बात आई गई हो गई। तो जब उस लेवल के लोग ये कह रहे हैं तो ये छोटे मोटे भुनगे मच्छर, इनकी कोई औकात नहीं थी। इनका एक ही मालूम था, कहते थे ये बड़ा डेंजर आदमी है, जो हम लोग सुनते रहते ये बड़ा डेंजर आदमी है, मरकहा सांड है ये, इसके रास्ते में ना हो, कुछ दिन है, कुछ उसके बाद चला जाएगा, फिर देखेंगे, अभी शांत रहो। लेकिन इन गैंगस्टर्स को पॉलिटिकल पेट्रोनेज तो 200% कमाऊ पूत, पेट्रोनेज नहीं, ये इनका जीवन, ये इनकी आर्टरीज लाइफ ब्लड है। राजनीतिक का सपोर्ट सिस्टम, राजनीति चलेगी नहीं बिना इन माफियाओं के। ये इनके कमाऊ पूत हैं और इनके बहुत बड़े वैल्यूएबल एसेट्स हैं। इसीलिए हमारे राजनीतिक मित्र इनके विरुद्ध बोलने में 10 बार परहेज करते हैं। सौरभ सर, बिहार इलेक्शन अब सर पे हैं। जी जी, लालू प्रसाद यादव जंगल राज के लिए जाने जाते हैं, भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक और चीज के लिए जाने जाते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए। वो आदमी क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, और एक लंबा इतिहास रहा। सिवान के साहिब बोलते थे उनको, सिवान का राजा बोलते थे, उनके बिना मतलब पत्थर तक नहीं हिलता था वहां पे। ये सब कैसे हुआ और क्यों पुलिस ने, और पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बैठी रही हाथ पे हाथ रख के? ऐसे कैसे हो सकता है? कॉम्प्लिसिटी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी जब आपने कमर कस ही ली है कि अपना एक तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते आप उनको बिल्कुल दामाद बना करके रखेंगे, उसके अलावा उसकी हजार अवगुणों पर, अपराधों पर आप अनदेखा करेंगे। उसने फूल बाबू उसके बेटे को तेजाब से नहलाया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जेल से जब निकल करके आता था तो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में निकल के आता था और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वारंट। मैं आपको 2 इंस्टांसेस दूंगा। वहां पर एक बड़े यशस्वी पुलिस महानिदेशक थे अभयानंद जी, उन्होंने ही कार्रवाई करके सजायाबी वगैरह करवाई, तो बिहार में एक राहत की सांस ली। एक ओझा साहब थे, उन्होंने भी बहुत कार्रवाई की। अन्यथा बाकी तो कम इजी गो इजी, इत्मीनान से, जैसे कि मुर्गे हवा, वदरवेन, हवा की जिस तरफ बह रही उधर हम घूम जाएंगे, इधर की हवा है तो इधर, इधर की हवा तो इधर। बनारस में मैं आईजी था, सूर्य कुमार शुक्ला हमारे एसएसपी थे बनारस में, बॉर्डर मीटिंग हो रही थी। तो बॉर्डर मीटिंग में ये लोग बिहार गए थे और वहीं गए थे जिसका नाम आपने था सीवान। तो सीवान में जब ये गए थे, ये मुझे तो इनका फोन है कि सर यहाँ तो शहाबुद्दीन आ गया है, ये तो गोली चला रहा है बिहार मिलिट्री पुलिस से, और हम लोग यहाँ डाक बंगले में। तो क्या आदेश? हमने कहा भाई तो तुम अपनी रक्षा, तुम भी गोली का जवाब गोली से दो, क्योंकि ये तो बड़ा मनबड़ है। तो सूर्य कुमार शुक्ला को मैं बधाई दूंगा, तुरंत अपने साथ जो फोर्स गए थे उनको लिया पोजीशन में और गोली का जवाब दिया। जब शहाबुद्दीन को मालूम पड़ा कि यहाँ यूपी पुलिस और पीएसी भी है तो मैदान छोड़ के भाग गया। तो ये मालूम पड़ गया कि उसका कलेजा वाला तो कुछ नहीं, उनका संरक्षण था, इसलिए वो शहाबुद्दीन हो गए, वरना ये जाते 4 जूते खा करके जेल। यही इनकी ऐसे लोगों की औकात रहती है। AK-47 जी हाँ, AK-47 और पता नहीं नाइट विजन गॉगल्स, पता नहीं क्या जैकेट्स, नाइट विजन डिवाइसेस, इंफ्रारेड एइमिंग डिवाइसेस, जो वेपन है वो कह दीजिए साहब बांग्लादेश से जो 1971 कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो रेजिडुअल था, इनकी तो पूरी एक वो सिस्टम था इनका। मुख्तार अंसारी हो तो क्या, शहाबुद्दीन हो तो क्या, राजवीर रमाला हो, इन सबके पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स थे। इनके पास उजी सब मशीन गन्स हुआ करती थी, थॉमसन मशीन कार्बाइन्स हुआ करती थी, और MG38 और MG44 या इसके ऊपर के जो वर्षन्स थे इनके पास बताए जाते हैं। एक और इनके पास वेपन बरामद हुआ था, ड्रैगनॉफ स्नाइपर्स राइफल, स्नाइपर राइफल तक इनकी मिली थी, जो कि रशियन आर्मी की थी, USSR आर्मी की थी, वो तक इनके पास से बरामद हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि वेपन्स चाहे ये अफगानिस्तान से आउटसोर्स करते हो, लेकिन वाया बांग्लादेश अफगानिस्तान के वेपन्स आ जाते थे, स्मगल्ड वेपन्स आ जाते थे, और फिर कश्मीर टेररिस्ट से भी इनको मिल जाते थे। मुख्तार अंसारी के पास 2 पंजाब के बड़े शातिर बदमाश इसके गैंग में थे, शूटर्स, डिम्पी एंड रॉकी। तो जेल में अगर 1 महीना हो रहा था तो रॉकी जो था वो पढ़ रहा था जेम्स आर्म्स जर्नल। सौरभ, आप तो बड़े प्रबुद्ध जर्नलिस्ट हैं, जेम्स आर्म्स जर्नल का नाम सुना है आपने? पुलिस वालों ने भी नहीं सुना है, लेकिन वो पढ़ रहा था कि उसमें कोई नया हथियार आ जाए, कोई अच्छा हथियार आ जाए तो उसकी अच्छाइयां, कमजोरियां, सब चीज उसमें दी रहती हैं। पूरी रिसर्च का एक रिसर्च जर्नल है आर्म्स एंड एम्युनिशन के ऊपर। तो पूछा गया भाई अगर हमें चूज करना पड़े उजी सब मशीन गन में और
टॉमसन मशीन कार्बाइन या AK तो विच इज द बेस्ट वेपन? ऊजी सब मशीन गन आप ले लीजिए, बेरेटा से भी बेटर है, क्योंकि इजेक्शन जो है M30 का वो वर्टिकल है, रुकावटें कम है, फ्लैश एलिमिनेटर है, और दूसरी चीज ये है साहब कि रिकॉयल बड़ा कम है। आप समझ सकते हैं कि उसका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है रॉकी का। इतना तो हमारे आर्मरर का नहीं होगा जितना कि वो एक गैंगस्टर का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गैंगस्टर्स जो हैं ये कितनी रिसर्च करके, कितना पढ़ करके, मुन्ना बजरंगी, अब जैसे मुख्तार अंसारी से आपने ऑटोमेटिक वेपन्स की बात की जी, और मुख्तार अंसारी ने अपने गनर मुंडर यादव को भगोड़ा बनवा करके उसके भाई को, राष्ट्रीय राइफल्स में था उसके गनर का भाई या नेफ्यू, तो वो LMG लेके भागा। LMG लेके क्यों भागा? LMG इसलिए कि कृष्णानंद राय का करना था मर्डर, और LMG के से वो बुलेट को और आर्मर को पियर्स कर सकती थी। तो ये पर्पस और सोच इनकी इतनी डीवियस हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं। तो who were the people behind it? क्योंकि ये संरक्षण के बिना तो ये पॉसिबल था नहीं। संरक्षण के बिना ये पॉसिबल नहीं था। संरक्षण कट अक्रॉस बोथ वेज, कन्वीनियंट ऑफिसर्स, और एक जो ईमानदार डिप्टी SP STF का था उसको इतना प्रताड़ित किया कि इनके ऊपर से आप पोटा हटा दीजिए, इनके ऊपर से लिखा दीजिए रिकवरी ऑफ LMG मत दिखाइए। उसने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसने इस्तीफा दे दिया जी, और इस्तीफा इसीलिए दिया, बाद में ट्रेजेडी हुई थी कि उसको इतना प्रताड़ित किया गया। लेकिन ये सिर्फ दिखाता है कि जो पेट्रोनाइजिंग और जो इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, पेट्रोनेज और सपोर्ट सिस्टम, ये म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है। इसमें कोई ऐसा प्यासा कोई नहीं बैठा है, ये एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी में सब आनंद ले रहे हैं। राजनीतिक मित्र जो इनको वटवृक्ष की तरह जो इनको अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लूट खसोट कर रहा है कमाऊपूत वो भी मौज कर रहा है, और जो मूक दर्शक जो बाहर से कव्वाली के पीछे जो ताली बजाते हैं उनको भी पारिश्रमिक अच्छा मिल जाता है। समझ गए होंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी में जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी काफी लाभान्वित होते हैं, वरना ऐसे ही बैडमिंटन नहीं कोर्ट नहीं बन जाता है, न मछली का तालाब बन जाता है। जी, सो मच सो कि उनको पार्लियामेंट तक ले आए, और पार्लियामेंट लाने के बाद तो फिर उनको जनता का भी सपोर्ट मिलने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि ये लीडर्स गरीबों के मसीहा। आप देखें जब उनकी जब होती, हमारे भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम के अंतिम संस्कार में गिनती के कुछ लोग गए होंगे, और इनके मरने के ऊपर गरीबों के मसीहा, चाहे प्रयागराज में हो या गाजीपुर में हो, दूर दूर से राजनेताओं के हेलीकॉप्टर मालूम पड़ा, जैसे कि कानपुर में कलेक्टरगंज का बस अड्डा है, टेम्पो आ रहे हैं, टेम्पो जा रहे हैं, हवाई जहाज आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, और लोग गरीबों के मसीहा के ऊपर वो कसीदे पढ़ रहे हैं। सर, इतनी लंबी सर्विस में अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई 3 चीफ मिनिस्टर जो आपको लगता है कि ये बेहतरीन चीफ मिनिस्टर थे, यूपी के लिहाज से पूछा, और 3 प्राइम मिनिस्टर जो आपको लगता है जिन्होंने देश को सही दिशा में रखा, तो आप किनका नाम लें? मैं कौन होता हूं, लेकिन नौकर होने के नाते नौकर बड़ी बारीकी से मालिक को देखता है, और कुछ लोगों को मैं देखो जो कि एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं आपके ऊपर। और अगर सिर्फ प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें, वैसे तो सभी अगर प्रतिभा न होती तो मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन अगर नो नॉनसेंस अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन हो, कल्याण सिंह जी नंबर 1, फर्स्ट इनिंग्स 91 वाले जी, कल्याण सिंह जी नंबर 1, नंबर 2 मायावती जी, नंबर 3 विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये तीनों बहुत ही बढ़िया, एक्सेसिबल टू द पीपल। एक फोन कीजिए तुरंत फोन उठा लेते थे, क्या खुद फोन उठा जाएगा, आधी रात को फोन कर लीजिए आप। जी। और योगी जी के बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, योगी जी के बारे में मुझे ये सोचना है कि मैंने काम तो नहीं किया। मैं आपको उदाहरण से आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जी। योगी जी अक्सर भ्रमण पे आते हैं और हमारे ऐसे वरिष्ठ लोगों को भी 5 मिनट दे देते हैं। तो 25-30 लोगों की सभा हो रही थी और उसमें मैं भी था। उनका कैसा चल रहा है? उनका महाराज बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है जी। और क्या बेहतर हो सकता है? कि महाराज मैं बड़ा अंतर्तृप्त व्यक्ति हूं, मुझे कोई जीवन में कोई अभिलाषा नहीं रही है, कोई कामना नहीं थी, लेकिन आपका शासन प्रशासन जब मैं देखता हूं तो मेरे अंदर एक उत्कंठा और एक अभिप्सा रही कि काश आप मुख्यमंत्री होते और मैं आपका SSP होता, तो मैं बताता पुलिसिंग क्या होती है। आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला? आइडियल इकोसिस्टम अगर कोई देखना चाहे वो आज है और अभी है। अच्छा। ये पहली बार आप देखेंगे कि ऊंचे से ऊंचे स्थल पर जब आप जाएंगे
जी। आप उनको देखेंगे कि अगर एक पैसा कभी उन्होंने किसी से प्राप्त किया हो, कोई लाभ प्राप्त किया हो, आधी प्याली चाय किसी से ली हो, ये बड़ा सुखद अनुभव। कहते हैं जब जनता के पुण्य का प्रागट्य होता है तो सन्यासी आपका राजा होता है। अब 3 प्राइम मिनिस्टर्स, 3 प्रधानमंत्री जो आपके दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट प्रधानमंत्री रहे हैं। मैंने इंदिरा गांधी जी को भी देखा है, उनका प्रशासन भी देखा है। दुनिया कुछ भी कहे, मैं उनको आयरन लेडी मानता हूं। जी। तो बेहतरीन प्रधानमंत्री और जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थी वो 1971 अटल जी ने भी कहा था, कितनी प्रशंसा की थी और बड़े अच्छे शब्दों में उनकी प्रशंसा की थी और बिल्कुल सुपरलेटिव्स पे किया था। जी जी। और दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन? मैंने पंडित जवाहरलाल जी का काम करने के बचपन में रूप में मैंने उनका ऑरा और उनकी जो पर्सनैलिटी देखी थी। चाचा नेहरू, मैं तो चाचा नेहरू वाले युग में था जी। मेरे पिताजी प्रशासनिक सर्विस में थे। मुझे ये भी याद है कि जब वो दिन भी देखे आनंद भवन लेके जाते थे जी, तो पंडित नेहरू ये कहते थे इंदिरा जी से, वो भी रहते थे, जाओ घर से चॉकलेट लेकर के आओ और जा करके मुन्ना को दो। तब से मेरा नाम मुन्ना घर का पड़ गया। अच्छा जी। और पंडित जी ने एक अपने गले का हार उतार करके मुझे पहनाया। ये बड़ी, मैं रहा हूँगा केजी में, ये तब की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन उनके लिए भारत के प्रधानमंत्री को ये जरूरी नहीं था कि एक बच्चे को जो कि सिर्फ जिज्ञासावश आया हो उसको इतना अभिभूत और इतना प्रेम से बिल्कुल अभिभूत कर दें। लेकिन ये मुझे आज भी बड़ा, और तब जो उनका ऑरा और मेस्मराइजेशन था, मैं समझता हूं कि अब आलोचना बहुतों की हो रही है लेकिन मेरे पास आलोचना करने का कोई शब्द नहीं, न कोई कारण है, तो मैं उनको भी बहुत उपयुक्त मानता हूं। लेकिन वर्तमान में अगर आज आप देख लें, काम तो मैंने नहीं किया है लेकिन वर्तमान सरकार में भी जो काम हो रहा है ईमानदारी के साथ हो रहा है, निष्ठा के साथ हो रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि ईमानदारी के साथ अगर काम देखा जाए तो आज के युग में ये भी भारत का अहोभाग्य है कि एक सन्यासी केंद्र सरकार में एक शासन की बागडोर उसके हाथ में जनता ने दी है। वरना कोई कारण नहीं था कि उनको तीसरी बार जनता चुने। और जनता का अभिमत परमात्मा का प्रसाद होता है। मैं गलत हो सकता हूं, जनता थोड़ी ही गलती करती है। तीसरा टर्म अगर दिया है तो जनता को जनार्दन कहा गया है। जी। तो मोदी जी को मतलब आप मानते हैं कि बहुत ही? मानते ही नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है। और अगर ग्रेडिंग करनी होगी तो मोदी जी नंबर 1 होंगे। मोदी जी नंबर 1, इंदिरा जी नंबर 2, पंडित जी नंबर 3। तो पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ में, एजुकेशनिस्ट और ऑफ कोर्स पुलिस अधिकारी, डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर। धन्यवाद सर, आपने अपना समय भी निकाला। और मैं बहुत समय से सोच रहा था कि आपके साथ पॉडकास्ट करूं, वार्तालाप करूं, क्योंकि अच्छा खासा अनुभव है। शायद जितनी मेरी उम्र नहीं उससे कहीं ज़्यादा आपका अनुभव है। तो ये कहानी के रूप में मिल जाता है हम लोगों को अगर, तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। बड़ी कृपा सौरभ जी, जो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यह प्रस्थान का समय है जी। लेकिन सौरभ पुत्र, बहुत आनंद आया। इतनी ऊर्जा और स्फूर्ति आपके अंदर है। परमात्मा आपके मार्ग को और प्रशस्त करे, सफलता से बिल्कुल आपको हमेशा अभिभूत रखे और आपको सदैव सफलता मिले। मे गॉड ऑलवेज ब्लेस योर पाथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डिकोड मीडिया पे इस एपिसोड में डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ में। अगले एपिसोड में किसी और से मुलाकात करेंगे। ध्यान रखिए, आप हमें डिकोड मीडिया के इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पेजेस पे फॉलो कीजिए। ऐसी ही कहानियां, ऐसी ही स्टोरीज, ऐसे ही पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे।